क्यों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस को पढ़ने वाले हैं और आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ में इसके उदाहरण को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक में आपका लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है H2 प्लस O2 गिव्स H2O और ये संतुलित भी है, इसलिए यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो अभिक्रिया है ये टोटल आपका कहा जाएगा रासायनिक समीकरण। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ये वाला पार्ट देखेंगे तो इसको कहेंगे हम लोग अभिकारक। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलेगी तो आपका क्या बनता है, H2O, मतलब क्या बनता है, आपका जल बनता है। तो ये जल आपका क्या है, जो बनेगा उसको कहते हैं उत्पाद। तो जो चीजें अभिक्रिया में भाग लेती हैं, अभिक्रिया के लिए जरूरी होती हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और उन चीजों से जो चीज बनती है बाद में ना, लास्ट में अभिक्रिया हो जाने के बाद जो चीज हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं उत्पाद। जैसे देखिए लिखा है अभिकारक में वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो हो गए अभिकारक। और उत्पाद क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया आपके पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास जो चीज प्राप्त होती है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्पाद। जैसे अगर आप इसकी जगह पर किसी और चीज को बनाएं तो बनाने के लिए आपको ढेर सारी चीजें चाहिए होंगी। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनानी है, ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत सी चीज चाहिए होंगी। तो जो चीजें आपको चाहिए ना वो आपके लिए अभिकारक, और जो चीज आपकी बाद में बनती क्या है, चाय, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्पाद। और जो चीजें हमें इसके लिए चाहिए वो हो जाएंगे अभिकारक। ठीक है, तो अब हमारे हिसाब से आप लोग अभिकारक और उत्पाद को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बोलिएगा, यहां तक आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिएगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो उसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, एक तो आपको मिलेगा अभिकारक, एक मिलेगा उत्पाद। नीचे आपके ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए कोई आपसे कहे C+O2 गिव्स CO2। अब आपसे कोई पूछे इसमें क्या हो रहा है, देखिए इस पूरे को कहेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। यहां पर हो क्या रहा है, जो स्टार्टिंग में जिन चीजों का इस्तेमाल करके आपका CO2 बना है ना, ये जो CO2 बना है बाद में, ये बना है उत्पाद। लेकिन जिन अभिक्रियाओं ने, मतलब जिन चीजों ने भाग लिया है ना, इन्हें कहते हैं अभिकारक। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये मिलके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक क्या हुआ, C+O2, क्योंकि इन चीजों की आवश्यकता हुई और इन चीजों से क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये क्या बना, उत्पाद। तो जो चीजें अभिक्रिया में भाग लेती हैं, अभिक्रिया के लिए जरूरी होती हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और जो चीज उन चीजों से मिलकर बनती है उसे उत्पाद कहते हैं। अब आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि अभिकारक और उत्पाद में क्या अंतर होता है। आप लोग अपनी कॉपी कलम को लीजिएगा और इस परिभाषा को नोट करिएगा ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो, एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर सकें। अब यहाँ पर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन या संकलन अभिक्रिया। अपनी कॉपी में हेडिंग बनाइएगा। मतलब क्या है कि योगात्मक अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक, योग का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब मिलना, वही जुड़ना, और संकलन भी इसी को कहते हैं। तो तीनों में आपकी परिभाषा एक लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक चीजें मिल जाएं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाएं, और उसके बाद देखिएगा 1 2 3, इस तरीके से 3 चीजों को आप मिलाएंगे मान लीजिए, और लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज मिले,
तो उसे कहेंगे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया। पहला एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। O2 क्या होता है? ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस। जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन गैस से होती है तो देखिए एक पदार्थ ये हो गया, दूसरा ये हो गया। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तो कम से कम दो चाहिए आपको। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की हम लोगों ने क्रिया कराई, हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो बना है ना, ये बना है उत्पाद। और जो चीजें अभिक्रिया में भाग ले रही हैं, ये जितनी चीजें हैं, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं अभिकारक। बात को समझेगा, ये सभी क्या है? अभिकारक। और लास्ट में जो आपका बन रहा है ना, ये सभी क्या है? ये सभी आपके हैं उत्पाद। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराई तो आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की क्रिया हुई तो आपका बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन की क्रिया हुई, आपका बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया हुई, आपका क्या बन गया? NH3। NH3 क्या होता है? अमोनिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक चीजें मिल रही हैं और आपका केवल एक उत्पाद बन रहा है। तो ऐसी क्रियाओं को योगात्मक कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक बेहतर तरीके से समझे होंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करेंगे, इन चीजों को अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे ताकि भविष्य में आपका एग्जाम होने वाला है और आप उसमें बेहतर स्कोर कर सके। योगात्मक के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन का मतलब अलग अलग होना। अभी क्या हो रहा था? योगात्मक मतलब जुड़ रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा? अलग अलग हो जाएगा। कैसे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक आपके पास कोई चीज है, ठीक है, कोई पदार्थ है, और उसका एक ये और ये के मतलब दो भाग इसके हो गए, दो पार्टों में ये क्या हुआ? डिवाइड हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि एक से दो बन जाए, ठीक है, एक से क्या बन जाए? एक से दो हो जाए, या एक से आपके दो ना होके आपके तीन बन जाए, ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या कहेंगे? तो ये आपकी हो जाएगी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और जब हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ गया और हमारे पास CO2 बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट था उसके दो टुकड़े यहाँ पर हो गए, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे यहाँ पर देख लिखा है KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हमने तेजी से गर्म किया तो क्या हुआ? पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस आपके यहाँ पर अलग हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इन्हें क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज से दो या तीन बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो आपको? तो इस परिभाषा को आप लोग नोट करेंगे, इसके साथ में आप इसे नोट कर लेंगे। और ये जो आपका लिखा है बिना बुझा चूना, इसका आप लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे, CaO, ये होता है बिना बुझा चूना। अगला हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन। अब देखिएगा, एक अभिक्रिया के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर देखिएगा, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर आपका सिर्फ एक आपका पदार्थ लिखा हुआ है Cu, कॉपर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका यौगिक है क्या है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि नाइट्रेट जो आपका था ना, ये यहां से निकल के और ये Cu के साथ चला जाएगा। सिर्फ एक मतलब NO3 पूरा जो है वो Ag से हटके कहां जाएगा? Cu के पास, और Ag अकेला हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ Ag अकेले हो गया और Cu जो है वो NO3 के साथ चला गया। सिर्फ एक क्या लिखा है? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का परमाणु या समूह किसी अन्य यौगिक के परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जहां पर किसी यौगिक का अणु, परमाणु या समूह ये जो होता है वो किसी दूसरे के साथ चला जाता है, वहां पर होती है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी एक से किसी दूसरे में जाए और जहां पर अदला बदली हो जाए ना, उसे कहते हैं द्विविस्थापन। लेकिन वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं द्विविस्थापन। जैसे इसमें देखिए AgNO3, इसमें NaCl यहाँ पर डबल है ना,
तो डबल में यहाँ पर कंडीशन ये बनती है कि NO3 जो है ये लास्ट वाला ये इसके पहले वाले के साथ जाएगा और Ag के साथ क्या जाएगा, ये Cl। देखिएगा यही हुआ ना। तो जहां पर दोनों में अदला बदली हो जाए वहां पर द्विविस्थापन होगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, क्योंकि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना उन्हें कहते हैं अभिकारक, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो Ag के साथ में Cl आ गया और NO3 जो है वो Na के साथ चला गया। तो इस कंडीशन को, दूसरी वाली जो कंडीशन है इसको कहेंगे द्विविस्थापन। यहाँ पर दोनों में चेंजमेंट हो रहा है। लेकिन ऊपर आप देखेंगे प्रतिस्थापन यहाँ पर सिर्फ किसी एक यौगिक के अणु या परमाणु या समूह जो है वो किसी दूसरे के साथ में जाता है, सिर्फ एक, दोनों में आपस में अदला बदली नहीं होती है। तो दोनों पॉइंटों को आप लोग यहीं से क्लियर कर लीजिएगा। जहां पर दोनों में चेंजमेंट होता है वहां पर द्विविस्थापन होती है, जहां पर ओनली एक में चेंजमेंट होता है वहां पर प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया होती है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और क्या है अपचयन। ये देखिए ये उपचयन, अंतर समझिएगा, यहाँ पर उपचयन है यहाँ पर अपचयन है, दोनों में अंतर क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अणु परमाणु या आयन या मतलब अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। जहां पर क्या होता है, कोई अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ से निकाल देता है, और जब कोई भी अणु या परमाणु या आयन अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे देखिए E निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, इसे E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और ये निगेटिव से इसको हमेशा लगते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बरेड आवेश होता है। यहाँ पर हुआ क्या कि सोडियम जो है Na सोडियम कहते हैं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है इसलिए सोडियम पॉजिटिव हो गया। और नीचे क्या है क्लोरीन, क्लोरीन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है इसलिए Cl जो है वो आपका निगेटिव। मतलब जो चीजें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे वो निगेटिव हो जाएंगे और जो चीजें इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं वो आपकी पॉजिटिव बन जाएंगे। तो आप लोगों के सामने दोनों परिभाषाएं लिखी हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अणु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण, और जहां पर ग्रहण करते हैं वो हो जाएगा आपका अपचयन। अंतर आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ पर। और जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है इसके कई परिणाम होते हैं, जैसे आप सुनेंगे लोहे में आपकी जो जंग लगती है ना वो किस कारण से लगती है, तो वो लगती है आपकी है ऑक्सीकरण के कारण, या हम कहते हैं इसे उपचयन के कारण। तो ऑक्सीकरण को आप लोग समझे, जो आपके लोहे में जंग लगती है ना वो किस कारण से लगती है, तो वो ऑक्सीकरण के कारण ही लगती है। और अपचयन इसका उल्टा हो गया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण किए जाएंगे उसे अपचयन कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ओके, आगे देखिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण, अभी जो आपने पढ़ा है ना ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा है, और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 तो ऑक्सीकरण हो गई और नंबर 2 हो गई अपचयन। ये दोनों क्रियाएं जिसमें हो जाएं वहां पर हो जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिएगा लिखा है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर जो है इसमें क्या हुआ, अपचयन हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ आपका सिर्फ Cu बचा है, कॉपर ऑक्साइड से Cu बचा सिर्फ। और हाइड्रोजन में क्या हुआ, उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई, इसके साथ में आपका क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो H2 के साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा तो H2O बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन इससे निकल गया। ठीक है, तो देखिए इसमें कई रीजन होते हैं, मतलब ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना इस तरीके से आपके आते हैं, ठीक है, वो आपको आगे बताएंगे हम। फिलहाल के लिए आप लोग इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखेंगे, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, इससे आपका ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा, सिर्फ कॉपर बचेगा, और हाइड्रोजन में आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब जिसे हम लोग जल कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा संक्षारण के बारे में। ये जो संक्षारण होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि
वायु या नमी द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। कहने का मतलब यही है कि वायु मतलब हवा के द्वारा या नमी के द्वारा जो धातुएं होती हैं, धातुएं जैसे लोहा आपका है, ठीक है, लोहा क्या है, लोहा आपकी धातु है। अब ये क्या हो, धीरे धीरे बेकार हो जाए, जैसे अगर आप लोग लोहे का कोई भी चीज लाएंगे और उसे आप खुले में रख देंगे तो हवा के संपर्क में आने पर या उसे नमी मिल जाए तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है। तो यही आपको बताया गया है कि जब धातुएं धीरे धीरे खराब होने लगती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संक्षारण। वायु या नमी द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे चांदी पर काली परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए कि संक्षारण के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। क्या क्या हो गया, वायु या नमी द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संक्षारण में कौन सी क्रिया होती है तो आप बताएंगे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीजन क्या करती है, ये लोहे को या अन्य धातुओं को खराब करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि क्रियाशील होती है ना, इसलिए। तो संक्षारण के बारे में आप लोग समझ गए। लोहे पर जो जंग लगती है वो किस कारण से लगती है, संक्षारण के कारण से। संक्षारण को रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका है पेंट करके, मतलब उसके ऊपर पेंट कर दीजिएगा। पेंट मतलब पुताई वगैरह कहने का मतलब है। गैल्वनीकरण इसका मतलब होता है जिंक धातु की परत चढ़ाकर, मतलब उस पर किसी दूसरे धातु की अगर आप लोग परत चढ़ाते हैं तो भी वो धातु बच जाती है जंग लगने से या खराब होने से। तो ये इसके उपाय होते हैं। फिर आपका है विकृत गंधिता। जी क्या होता है, विकृत गंधिता, गंधिता मतलब गंध। वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थों के लंबे समय तक रखने पर उसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आप लोग कोई भी चीज देख लीजिएगा, तैलीय पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ, खाने का पदार्थ हो, उसको अगर आप लंबे समय तक रखेंगे तो उसमें महक आने लगती है और उसका स्वाद चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। नोट कर लीजिएगा। ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद का निर्माण मतलब जैसे ये आपका है ना, इसे कहेंगे उत्पाद। तो ये जो निर्माण हो रहा है ना इसका, इसके साथ साथ में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलाकर आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके साथ में आपकी ऊष्मा भी आ गई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये उत्पाद आपका हो गया। तो यहाँ पर जो आपकी अभिक्रिया पूर्ण हो रही है ना, इसमें आपकी ऊष्मा बन रही है, इस क्रिया को हम लोग कहेंगे ऊष्मा क्षेपी, जहां पर ऊष्मा निकलती है। और जहां पर ऊष्मा चाहिए होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर रसायन विज्ञान में कुछ चीजों को यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कुछ चीजें आप लोग सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं।